यस, ओके। सो लेट स्टार्ट विद अनदर कॉन्सेप्ट। हमने कल पढ़े थे बेटा, 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के। फर्स्ट एरहेनियस था, देन ब्राउनस्टीड-लॉरी एंड लुईस। एरहेनियस हमने कल कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ब्राउनस्टीड-लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन करेंगे कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। ठीक है, एरहेनियस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हमें जो एक्वस सॉल्यूशन में बच्चे H पॉजिटिव आयंस देते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड। और बेस में हमने एरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस है। नाउ कम टू ब्राउनस्टेड एसिड। अब हम ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ब्राउनस्टेड एसिड किसको बोला गया, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में ब्राउनस्टेड एसिड किसको बोला गया, वो स्पीशीज बच्चे जो डोनेट कर सकती है H पॉजिटिव आयन, मींस दोज हु हैव, जिनके पास क्या है, टेंडेंसी है, हु हैव टेंडेंसी टू डोनेट, जो डोनेट करे। और क्या डोनेट करें, H पॉजिटिव आयंस को। देखो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा आपका एरहेनियस से भी। एरहेनियस में भी क्या था कि अगर वो किसी एसिड में हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है। तो बेस में भी वही चीज आ जाएगी कि जब हम उसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या दे रहा है हमें, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, बेस में OH नेगेटिव था। अब ब्राउनस्टेड एसिड में हम कैसे पढ़ेंगे कि वो स्पीशीज जो हमें H पॉजिटिव आयन देती है। जैसे मान लो कि HX के पास टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सके। ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन को वो डोनेट कर सकता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये ब्राउनस्टेड एसिड है, कि ये क्या है, ब्राउनस्टेड एसिड है। कैसे, ये HX कैसे डिनोट करेगा, देखो HX क्या करेगा, ये वाले B को H पॉजिटिव देगा और X नेगेटिव बाहर चला जाएगा। इसने अपने H पॉजिटिव आयन किसको दे दिए, B को डोनेट किए ना। अगर मैं बोलूं कि ये 2 बच्चे हैं राम और श्याम, इसके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 100 रुपए हैं, और ये एक भावेश कुमार नाम का बंदा है, तो राम ने अगर भावेश को अपने 100 रुपए दे दिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो डोनेट कर रहा है ना, तो मींस उसके पास थे तभी डोनेट कर रहा है। सो ब्राउनस्टेड एसिड क्या होगा, वो स्पीशीज जो डोनेट करती है H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, सो ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्राउनस्टेड एसिड क्या हुआ बेटा, जिसके पास टेंडेंसी है कि वो क्या कर सके, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सके। क्लियर ये सबको। अब नेक्स्ट ब्राउनस्टेड बेस। अब बेस में OH नहीं आएगा। देखो बेटा एसिड वो है जो डोनेट कर सकता है। अब जिसने डोनेट किया है, लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि राम ने भावेश को 100 रुपए दिए, अगर कोई 100 रुपए लेने वाला ही नहीं होगा तो हम किसको डोनेट करेंगे। अगर भावेश के पास भी 100 रुपया होता, वो बोलता कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आल्दो आजकल दुनिया ऐसी है कि 100 रुपए हो तो वो फिर भी ले लेते हैं, कहते हैं चलो 200 हो जाएंगे, है ना। तो लेकिन हमें यहाँ पे ब्राउनस्टेड बेस क्या होगा बच्चे, जिस एसिड तो डोनेट करता है, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट। तो यानी कि यहाँ पे ये जो भावेश था जिसने उसके H पॉजिटिव आयन ले लिए, वो हमारे पास एज अ बेस वर्कआउट करेगा। ठीक है ना, तो अब क्या है कि जो बी एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव को, तो बी क्या हो गया हमारे पास, ब्राउनस्टेड बेस। तो एसिड क्या हुआ, जो डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या हुआ, जो एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, सो ब्राउनस्टेड बेस इज द स्पीशीज व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो जिसपे, तो पॉजिटिवली चार्ज को हम H पॉजिटिव भी तो लिख सकते हैं, तो H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया अगर H पॉजिटिव को ले ले तो वो क्या बना देता है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, किसने एक्सेप्ट करा, अमोनिया ने एक्सेप्ट करा ना, अमोनिया ने ये आयन एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट्स व्हाई अमोनिया इज अ बेस। देखो ये चीज हमने उसमें पढ़ी थी बेटा, एरहेनियस ने क्या बोला था कि बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वहां पे क्या पॉइंट पकड़ा गया था कि अमोनिया भी तो बेस है, लेकिन अमोनिया OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहा। एरहेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस कौन से थे, दैट गिव OH नेगेटिव आयन। अब हमने क्या बोला था कि अमोनिया भी तो बेस है, कि NH3 इज कंसीडर्ड एज अ बेस,
ऑल्दो इट इज नॉट गिविंग OH नेगेटिव आयन, बट ये OH नेगेटिव आयन नहीं देता, तो उस जगह पे हमने क्या बोला था कि एरहेनियस की थ्योरी फेल है, ठीक है ना, उसको वो चीज बतानी नहीं आई। तो उसके बाद ब्रॉन्स्टेड वाली थ्योरी आई थी। तो ब्रॉन्स्टेड बेस ने ये बोला था कि क्योंकि अमोनिया जो है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो वहां से हमने क्या बोल दिया कि इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? फटाफट से हैंड रेस कर दो सारे बच्चे, जिसको क्लियर है गिव मी हाई फाइव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, चलो ठीक है। अब ये थी ब्राउनस्टेड की कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया। अब ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग ना बच्चे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की दो नई टर्म बताई थी उन्होंने हमें, कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। These are two new terms given by the Bronsted-Lowry। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब क्या था इसका, कि what is the meaning of this conjugate acid और conjugate base, ये सब चीजें क्या होती हैं हमारे पास। तो now we will discuss about conjugate acid और conjugate base। देखो conjugate का क्या मतलब है, यानी कोई भी स्पीशीज जब क्या करती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय अ गेन ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हमने क्या बोला था कि अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन लेके क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव आयन। तो जब कोई बेस H पॉजिटिव आयन लेके अगर नया कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जब कोई बेस H पॉजिटिव लेके नया बनाएगा ना तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि गेन ऑफ अ प्रोटोन बाय बेस, बेस के साथ हम क्या बुलाते हैं, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं उस बेस का, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। जैसे कि अमोनिया एक बेस था क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन ले लिया था, और H पॉजिटिव आयन से बनाया क्या इसने, NH4 पॉजिटिव। तो ये जो NH4 पॉजिटिव बना ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, जैसे हमें पता है CH3OH जो है वो क्या बनाता है, CH3COO नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, मींस ये तो एसिड है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो ये जो इसका CH3COO नेगेटिव बना, दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। वो क्या हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी स्पीशीज फॉर्म्ड बाय लूज ऑफ प्रोटोन बाय एन एसिड इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। उसको हम क्या बोलते हैं कि वो उस एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो CH3COH में अगर हम रिमूव कर रहे हैं वन प्रोटोन तो वो क्या बनाता है, CH3COO नेगेटिव, जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्लियर हुआ ये सबको? यस, कॉन्जुगेट एसिड और बेस सबको क्लियर है ना? वेरी गुड। और किस किस को क्लियर है? फटाफट से हैंड रेस करते रहा करो बस, फटाफट। वेरी गुड। निधि क्लियर है बेटा? मीनू, मधु, सॉरी मीनू कह रही हूँ, मधु ठीक है। सतेंद्र, देखो एसिड में क्या होगा बच्चे, एसिड का कैसे है कि मान लो अगर मैं ये एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे मैं दोबारा बताती हूँ कि अमोनिया है, अच्छा एसिड का, एसिड में अमोनिया नहीं बेस, एसिड लिया हमने CH3COOH एसिटिक एसिड, उसके पास क्या टेंडेंसी है, H पॉजिटिव आयन लूज करने की। अब ये H पॉजिटिव आयन लूज कर रहा है तो ये क्या है, एसिड है। इसने बनाया क्या, CH3COO नेगेटिव, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है ना, कि एसिटिक एसिड ने जब अपना क्या किया, एक प्रोटोन को लूज किया तो वो एसिड था, और जो उससे बना दैट वुड बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर? यस, अभी क्लियर है सतेंद्र? ठीक है, वेरी गुड। नाउ कम टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब बच्चे हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ में क्या रहेगा कि कितने स्ट्रॉन्ग है ये, कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना बच्चे, उसको उतना ही वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जो है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही वीक बनता है। मींस ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्जुगेट बेस के। कॉन्जुगेट बेस के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक एसिड जितना ज्यादा वीक होगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग होगा या कुछ भी बोलो, अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा।
और अगर हमारा एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी उल्टा होता है इनमें, ठीक है। सो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा है, एच ऑफ ए1 की एच ऑफ ए2 से ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ फिर ए2 वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए1। ए2 नेगेटिव बनेगा ना, कि अगर आपके पास एच ए1 स्ट्रोंगर है, एसिड स्ट्रोंगर है ये दोनों, मान लो ये HCl था, ये CH3COOH था, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका A2 नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव तो निकल गया वो, और CH3COO नेगेटिव में से ये वाला ज्यादा बेस, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, CH3COO नेगेटिव का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। तो ये चीज इसमें हमारे पास रहेगी। यस खुशबू, खुशबू ने कुछ कहना है? अच्छा वैसे ही पहले के लिए किया होगा, ठीक है। तो ये चीज है बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली वीक होता है, और अगर हमारा कोई एसिड वीक होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो वही चीज हमने दिखाई कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ एच ऑफ ए1 की ज्यादा है ए2 से तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उल्टी होगी, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ फिर किसकी ज्यादा होगी, कॉन्जुगेट बेस में इस ए2 वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए1। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये क्लियर हुआ सबको? ये बहुत इजी है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के कंपैरेटिवली आयोनिक काफी इजी है। एग्री विद मी? यस, रेज योर हैंड अगर कोई एग्री है। सारे ही एग्री होंगे इससे, हाँ। ये कंपैरेटिवली काफी इजी है क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। हाँ, तो इसको हमें फटाफट से ग्रैब कर लेते हैं हम। दैट्स गुड। चलो, अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करेगी, इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शंस की बात भी कर लेते हैं। सो रिएक्शन विल ऑलवेज फेवर इन अ डायरेक्शन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। हमेशा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड की डायरेक्शन में। चाहे वो एसिड हो बेटा, चाहे वो बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ। तो रिएक्शन विल ऑलवेज फेवर इन अ डायरेक्शन फ्रॉम अ strong acid to weaker acid or from a strong base to a weaker base, ठीक है। जो एग्जाम्पल है हमारे पास CH3COOH H2O क्या बनाते हैं, CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसने लूज करा बेटा, ये एसिड हो गया, इसने एक्सेप्ट करा, ये बेस हो गया। एसिड ने ये बनाया इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या आ गया हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करती है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड से हम क्या करें, वीकर एसिड की तरफ जाएं, या स्ट्रॉन्गर बेस से हम वीकर बेस की तरफ जाएं। सो इट मींस रिएक्शन इज गोइंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई रिएक्शन बच्चे बैकवर्ड डायरेक्शन में है, अभी हमने क्या बोला, फॉरवर्ड की तरफ कब जाएगी, जब स्ट्रॉन्ग से वो वीक की तरफ जा रही है, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो अब हम क्या बोलते हैं कि अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इट मींस दैट द रिएक्शन इज गोइंग इन अ बैकवर्ड रिएक्शन। वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो एसिड है हमारा वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, मींस ये क्या है, हमारा वीकर एसिड है। अगर रिएक्शन देखो बैकवर्ड में क्यों जाएगी, क्योंकि अगर रिएक्टेंट पहले से होगा। बैकवर्ड में क्यों जाती है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट हमारा CH3COOH है, इसकी टेंडेंसी कब है, जब वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब है कि वो वीक एसिड है। तो इट इज अ वीकर एसिड देन H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव से वो वीकर एसिड होगा। अगर वो वीकर एसिड है तो उसका जो बेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। ये बात बताओ मुझे, क्लियर हुई या एक बारी मैं रिपीट करूं? यस, इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल और शैल आई रिपीट? संस्कार को क्लियर है? ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। यस, फटाफट से अब वो बच्चे हैंड रेस करो जिसको कोई डाउट आ रहा है। एनीवन? नहीं है, चले आगे, दैट्स रियली गुड। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब समझ जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे बच्चा एम्फोटेरिक स्पीशीज की। अब अगर मैं बात करूं एम्फोटेरिक, क्या मतलब होता है एम्फोटेरिक का?
कोई मुझे बता सकता है एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक, एनीवन? चलो माइक ऑन करने की परमिशन भी हम दे देते हैं, अगर तुम्हें लिखने में टाइम लगता है, यू ऑल कैन स्पीक एज वेल। चलो अभी बताओ मुझे एम्फोटेरिक का क्या मतलब होगा। मैम जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं। बिल्कुल सही। एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों ही, जैसे वो कुछ होते हैं ना। हाँ बिल्कुल खुशबू, बात तो बेटा वही होनी है, बस हम अपनी लैंग्वेज में ये बोल देंगे कि जो दोनों की तरह बिहेव करे, जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और जो बेस की तरह भी बिहेव करे। यानी कि मान लो एक दिन क्या था, एक दिन मेरे पास 150 रुपए थे तो मैंने किसी को 50 रुपए दे दिए, अगले दिन मेरे पास 50 रुपए थे तो मैंने किसी से 50 रुपए ले लिए। तो ये दोनों तरीके मैंने कर लिए। अगर एक दिन 150 थे तो 50 डोनेट कर दिए, एक दिन 50 थे तो 50 एक्सेप्ट भी कर लिए। तो वो हो गई एम्फोटेरिक स्पीशीज की, जो कभी डोनेट करे और कभी एक्सेप्ट भी कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं कि एम्फोटेरिक स्पीशीज है। स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट एच पॉजिटिव एज वेल एज डोनेट एच पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट भी कर सके और डोनेट भी कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। यानी कि स्पीशीज जो दोनों की तरह बिहेव करे, विच कैन एक्ट एज एसिड एज बेस। ठीक है ना, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट प्लीज। यस, सो नाउ हम इनके एग्जांपल देखते हैं बेटा, कैसे ये एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। मान लो HCl है, HCl प्लस वाटर के साथ हम उसको ट्रीट करा रहे हैं, तो ये क्या करता है बेटा, इसको H, एक अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव बना रहा है और Cl नेगेटिव। अगर ये डोनेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एसिड है। ठीक है ना, डोनेट कर रहा है, एक्टिंग एज एसिड। अब नेक्स्ट में हमने इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कराया, NH3 के साथ। अमोनिया के साथ क्या करता है, ये NH4 पॉजिटिव आयन बनाता है। सॉरी, वाटर को किया, यहाँ पे आपने क्या देखा, वाटर हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, वाटर बेस है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वाटर हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। HCl हमारा एसिड हो गया। अब हम वाटर को अमोनिया के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ क्या आता है, ये NH4 पॉजिटिव आयन बना रहा है और यहाँ पे क्या आ जाता है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये अब यहाँ पे अमोनिया ने एक्सेप्ट करा और इसने डोनेट करा। इसने क्या करा, डोनेट करा H पॉजिटिव आयन, डोनेट कर दिया, तो ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, एज अ बेस। ठीक है, सॉरी एसिड, एज अ एसिड ये एक्ट कर रहा है। एक बारी दोबारा करते हैं, फोन की वजह से थोड़ी सी हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर हट गई। सो HCl प्लस वाटर, ठीक है, ये रिएक्शन करी हमने। अब वाटर के पास क्या टेंडेंसी हुई कि वाटर ने क्या करा, एक्सेप्ट करा HCl से एक इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या बनाया, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसने क्या करा है, एक्सेप्ट करा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, बेस। ठीक है ना, एक्सेप्ट करने वाला कौन सा होता है, बेस, तो ये बेस है। अब NH3 के साथ हमने वाटर की ट्रीटमेंट कराई, ये क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया, और OH नेगेटिव। अब यहाँ पे इसने लूज करा इलेक्ट्रॉन, यानी डोनेट करा है। और अगर डोनेट करता है तो ये क्या रिएक्ट करेगा, एसिड की तरह। मींस इस वाली रिएक्शन में वाटर जो है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इस वाली रिएक्शन में वाटर जो है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हमारे पास एक तरह से एम्फोटेरिक स्पीशीज है, क्योंकि ये एसिड और बेसिस दोनों की तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको? यस, लेट्स जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, फटाफट से, और बच्चों को भी। गुड, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एम्फोटेरिक स्पीशीज।
अब हम बात करेंगे बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए के ए क्या होता है और के बी क्या होता है। हम के इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे, ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम वाले में के ए और के बी निकाला, ठीक है। के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के इक्विलिब्रियम? के इक्विलिब्रियम हम कैसे रेट निकाल ऑफ रहे थे? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा। वैल्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल रहे थे ना बच्चे हम। के इक्विलिब्रियम हमने कैसे निकाला था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद है सबको? यस, इज इट? ये देखो ना, यस ये मैम। वाली रिएक्शन हमने करी थी, ठीक है। जैसे हमने कोई भी रिएक्शन करी थी, हाँ, जैसे ए थी, बी को सी ऑफ सी डी ऑफ डी से करा था, तो हमने लिखा था ना कि इक्विलिब्रियम सी रेस टू द पावर सी, डी रेस टू द पावर डी था, ए रेस टू द पावर ए था और बी रेस टू द पावर क्या था? बी था। तो इस तरह से हम के इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे। ऐसे ही बट्टा हम अब दो टर्म्स निकालेंगे, के ए एंड के बी। के ए का क्या मतलब है यहाँ पे और के बी का क्या मतलब है? के ए होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि जब हम एसिड के लिए वैल्यू निकालते हैं के, तो अब हम यूज करेंगे के ए। जैसे आपने वहां पे के सी और के पी यूज किया था ना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए सी और प्रेशर के लिए पी। तो अब हम यहाँ पे इसकी के ए वैल्यू निकालेंगे, रहेगा वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो H3O पॉजिटिव, ए नेगेटिव अपॉन H ऑफ ए और वाटर। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि जब भी हम वैल्यूज लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पे टोटली लिक्विड और और सॉलिड गैस। का कोई इफेक्ट नहीं होता। यस, पढ़ा था ना हमने? यस मैम। यस मैम। दैट्स ग्रेट। तो फिर लिक्विड का कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं होगी, मींस इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यूनिटी होती है। तो इस केस में हम के ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? H3O पॉजिटिव ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। किससे डिवाइड करेंगे? एच ए से। तो ये आ गई हमारे पास के ए वैल्यू। कंसीडर द वीक एसिड रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली किसी भी एच ए की वाटर के साथ। अब हम क्या कंसीडर करेंगे? वीक बेस रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच ए। एच ए का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ए नेगेटिव। यस, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका? ए नेगेटिव होगा। अब ए नेगेटिव की रिएक्शन बच्चे हम वाटर के साथ करवाएंगे, देन व्हाट इट फॉर्म? H ऑफ ए प्लस ओ एच नेगेटिव, ठीक है। ये क्या बनाएगा? H ऑफ ए और ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव है तो अब हम यहाँ पे के बी यूज करेंगे, यानी ओ एच नेगेटिव H ऑफ ए, वाटर तो लिक्विड में है उसको नहीं कंक्लूड करेंगे, ए नेगेटिव को करेंगे। ये आ गई के ए की वैल्यू, ये आई हमारे पास के बी की वैल्यू, ठीक है। एक बार दोबारा करते हैं, शुरू से देखो क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। लेट्स रिपीट इट वंस अगेन बेटा। देखो, हमें रिलेशनशिप लेना है के ए और के बी में। के ए एंड के बी क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और के बी क्या है हमारे पास? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मान लो किसी वीक एसिड एच ए की रिएक्शन हमने करी वाटर में, H ऑफ ए गिव वाटर। एच ए हमारे पास एक्वस फॉर्म में था, वाटर हमारा प्योरली लिक्विड है। इसने क्या बनाया? H3O पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में और ए नेगेटिव भी हमारा क्या था? एक्वस फॉर्म में। अब हमें के ए निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा? H3O पॉजिटिव प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में वाटर की टर्म नहीं लेते क्योंकि प्रॉपरली लिक्विड और सॉलिड जो है बेटा उनका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज को हम नहीं कंक्लूड करते। अब ये हमारे पास आ गया के ए की वैल्यू। ऐसे ही अब हम के बी के लिए निकालेंगे। के बी के लिए हम क्या करेंगे? किसी वीक बेस की रिएक्शन करेंगे कॉन्जुगेट बेस के साथ, ठीक है। वीक बेस ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच ए, यानी कॉन्जुगेट बेस एच ऑफ ए का क्या है? ए नेगेटिव, ठीक है ना। ए नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ए नेगेटिव की रिएक्शन वाटर के साथ, तो क्या बना देगा? ये वाटर के साथ करी, H ऑफ ए बन जाएगा और ओ एच नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी के बी वैल्यू हमारे पास क्या आई? ओ एच नेगेटिव H ऑफ ए डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने क्या करा? के ए और के बी को मल्टीप्लाई, H3O पॉजिटिव
A negative HA multiply by OH negative HA अपॉन H पॉजिटिव। HA तो काट ही दो पहले, HA हमारा कट गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये था हमारे पास H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव है, H3O पॉजिटिव, A नेगेटिव HA था, OH नेगेटिव HA और A नेगेटिव, HA हमारा कट गया, हमारे पास क्या बचा है H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या रहा हमारे पास H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये A नेगेटिव को हमने क्या करा, A नेगेटिव भी कट जाएगा, अच्छा A नेगेटिव भी हमारा कट रहा है दोनों साइड से। एक सेकेंड, ये दोबारा से लिखते हैं हम अपनी रिएक्शन को। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आई टर्म H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव डिवाइडेड बाय H ऑफ A। अब ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, OH नेगेटिव H ऑफ A इंटू A नेगेटिव, A नेगेटिव से A नेगेटिव कटा, HA से HA कटा, आपके पास क्या बचा बेटा H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सो दिस इज इक्वल टू KA इंटू KB, और ये KW के इक्वल आता है। KW मीन्स डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से हमारे पास KW आ जाता है। तो ये H3O पॉजिटिव हमारा और OH नेगेटिव किसके इक्वल होगा, वाटर मॉलिक्यूल के। अगर आप 2 वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करोगे यू विल गेट H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहीं से हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या आ गया, KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। KA इंटू KB किसके इक्वल आ गया हमारा, KW के। अब बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया है किसी भी उसमें पॉइंट में, देन आई विल रिपीट। यस, लेट मी नो, बी फ्रैंक, कहीं भी कोई भी डाउट अटक रहा है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। यस, एनीवन? यस लक्ष्मी, कहाँ पे डाउट आ रहा है बेटा? मैम डाउट नहीं है। अच्छा क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो, ठीक है, विनोद को भी क्लियर है, मधु, निधि, शफक को क्लियर है, वेरी गुड, मयंक को भी क्लियर है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो फिर एक बारी हैंड रेस कर दो जिस जिसको क्लियर है फटाफट से। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो अब हम बच्चे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन याद है किसी को? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या था? ये एक टर्म पढ़ी थी हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की, वो क्या था? किस किस बच्चे को याद है? आई थिंक सो कल किया था हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। बाय यस्टरडे वी डिड दैट। फटाफट से। किसी को याद नहीं है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? अल्फा वैल्यू पढ़ी थी हमने। यस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बच्चे पढ़ा था ना, अल्फा वैल्यू के बारे में। क्या था वो, क्या था? कौन बताएगा मुझे? उसको ना एक्सप्लेन मी अबाउट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, हैंड रेस करो। हाँ कराया तो था, बट फिर था क्या उसमें? मुझे भी याद है मैंने कराया था, बट था क्या उसमें? हाँ, ए अप्रोक्स 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ए नहीं, अल्फा से हम इसको बेटा डिनोट कर रहे थे, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा हम निकाला कैसे था हमने? अल्फा क्या था? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट एज आयंस, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसी आयन में, प्रेजेंट इन आयंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी कि जैसे मैंने इसका क्या एग्जांपल दिया था, अल्फा वो बात हो गई बेटा कि मैम अपने घर से 1000 रुपए लेके गई थी मार्केट में और मैंने 800 रुपए खर्च कर दिए। यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए कितने थे, पहले आपने इनिशियल स्टेट पे कितने थे और कितने अब उस आयन में प्रेजेंट है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वो चीज थी हमारी डिग्री ऑफ नहीं नहीं, वो तो डिसोसिएशन में था ना, हम आयोनाइजेशन कर रहे हैं।
क्योंकि आई गॉट कंफ्यूज्ड, इसमें नहीं, ये वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पढ़ा था। आयोनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा वो देखो, यहाँ पे मैंने डिसोसिएशन बता दिया, डिसोसिएशन नहीं, दिस इज अबाउट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कि कितनी किसी चीज की टेंडेंसी है आयन बनाने की, यानी कि इसको भी हम करते तो अल्फा से ही डिनोट है। अरे डिसोसिएशन और आयनाइजेशन सेम ही तो बात है, ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो रही, ठीक है, दोनों सेम ही बात है कि कोई भी चीज जो है वो कितनी डिसोसिएट हो सकती है। इसको भी हम अल्फा वैल्यू से ही लिखेंगे और निकालेंगे भी वैसे ही कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आयन में है, कितना वो जल्दी डिसोसिएट हुआ, और कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने इनिशियली लिए थे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने इनिशियली लिए थे। यानी कि वही बात, 800 रुपए मैंने खर्च कर दिए थे, मेरे पास 1000 रुपए, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह लो या डिसोसिएशन कह लो, बोथ आर सेम थिंग। तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस किस वैल्यू से कोई भी चीज चेंज करने से हमारी अल्फा वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वो हमारे पास फर्स्ट होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट जो आप ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट में क्या पढ़ा था हमने, यस इलेक्ट्रोलाइट कौन बताएगा मुझे, who's gonna tell me about electrolyte? मैम जिसके में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हाँ, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। हाँ, ये दोनों वर्ड सेम ही है बिल्कुल। वेदिका की फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, ओ दैट्स ग्रेट। वेदिका, अवंती में ही बच्चे फर्स्ट क्लास है या सिर्फ मेरे साथ फर्स्ट क्लास है? यस वेदिका, नेम भी बहुत अच्छा आपका वेदिका। अच्छा, पहले कौन से उसमें थे बेटा, किससे क्लास ले रहे थे आप, कौन से टीचर से? यस बिल्कुल सही बेटा, संस्कार, दैट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाम नहीं पता, फिर भी कोई टीचर थे, लेडीज थी जेंट्स थे, मतलब कैसे, कौन था? 13 ग्रुप, ग्रुप 13 की कौन लेता है क्लासेस? तो फिर आपको इस ग्रुप में शिफ्ट किया या आपको किसी ने लिंक भेजा? इधर कैसे फिर आपने, अच्छा वो ऐसा हो सकता है कि वो 6 आवर वाला हो और आपको 12 आवर के लिए चाहिए हो, ऐसा हुआ क्या? कौन? अच्छा हाँ, मैंने सुना था, एक बच्चा मुझे भी बता रहा था कि वहां पे मैथ्स का लिंक नहीं आता था क्योंकि वो सिर्फ बायो का ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप 13 में कौन पढ़ाता है? ठीक है, और भी कोई बच्चा जो आज फर्स्ट टाइम आया है? हाँ, वो वेदिका थी प्रॉब्लम, एक दो बच्चों ने और भी बोला था, मुझे भी एक दो मैसेजेस आए थे कि हमारे ग्रुप में मैथ्स का लिंक नहीं आता, वो शायद बायो का ही ग्रुप था। अच्छा, तो ग्रुप 13, अच्छा शायद आपको श्रुति मैम पढ़ाते थे, है ना, श्रुति मैम होगी आपकी। यस वेदिका, तो बेटा समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि टीचर चेंज होते हैं तो कई बार बच्चों को वो लगता है कि वहां पे ज्यादा बेनिफिट था। ठीक लग रहा है वेदिका? चलो ठीक है। चलो अब बच्चे हम बात करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका नेचर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को बदल सकता है। आप सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो उसका क्या नेचर है, टेम्परेचर, डेल्यूशन, यानी आपने कहीं ज्यादा तो नहीं डेल्यूट कर दिया, ज्यादा वाटर तो नहीं डल गया, प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट्स, और उसके साथ साथ अदर सोल्यूट्स होंगे तो वो उस चीज को इफेक्ट करेंगे। तो अब इन चारों को हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्यूशन के बारे में। डेल्यूशन क्या होती है, डेल्यूशन, अच्छा हमारे पास दो तरह के एसिड होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डेल्यूटेड। ठीक है, कई बार अगर आप लैब में जाओगे तो आपको दो तरह की बोतल मिलेगी, एक पे लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एक पे लिखा होता है डेल्यूट HCl। क्या डिफरेंस होता है दोनों बोतलों में? मैम यस, कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। कॉन्सेंट्रेटेड बेटा हम कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म होती है एसिड की, उसको अगर हाथ पे गिरा लोगे ना, हाथ जल के कहाँ स्किन जाएगी पता भी नहीं चलेगा, इतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है वो, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड से बिल्कुल दूर रहना है। किसी भी बच्चे ने, एक बारी मैं अपने आपको शेयर करती हूँ, मेरी फ्रेंड थी, हम भी 11th में ही थे तब, अभी नए नए लैब में गए, पता तो होता नहीं है, ऐसे ही बस वो
उसने क्या किया, उसका ड्रॉप सिर्फ उसकी शर्ट पे बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप गिरा था। ठीक है, वो सूट डालते थे हम भी, तो आप लोग भी आई थिंक सो सूट ही डालते होंगे। ठीक है, यस उसी मैम। हाँ, तो वही चीज ये शुरू से ही चलता आ रहा है। तो उस सूट पे सिर्फ एक इतनी सी ड्रॉप गिरी थी, एंड यू विल नॉट इमेजिन कि वो पूरा सूट, यहाँ जैसे इतना पल्ला होता है ना सूट का, वो पूरा ही फट गया था, पूरा ही खत्म हो गया था। और वो पूरा दिन क्लास में लैब कोट डाल के बैठी रही, और ये भी अच्छा था कि लैब कोट थोड़ा लंबा था, नहीं तो फिर तो बहुत ही ज्यादा वो एम्बेरसिंग हो जाता है ना। तो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो बिल्कुल अपने लैब कोट डाल के ही जाया करो, और अगर खराब भी होगा तो लैब कोट ही खराब होगा, हमारे एटलीस्ट कपड़े खराब नहीं होंगे। ठीक है ना। हाँ, लैपटॉप देखो सत्येंद्र ने खराब भी कर लिया था। तो दैट वुड बी द कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, और डेल्यूट यस का मैम। मैम मैम जिसमें केयरफुली पानी रहना की मात्रा चाहिए। ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। एक और बच्चा भी बोल रहा था, क्या बोल रहा था, एक एक करके बोलो पहले। नहीं मैम, हम तो ये बोलते केयरफुली रहना चाहिए, बिल्कुल गिराना बिल्कुल नहीं भी। चाहिए। हाँ, पता है क्या, जैसे शुरू शुरू में जब हम 11th में होते हैं ना, तब हमें लगता है अब हम बहुत बड़े हो गए हैं। 10th के बाद 11th में निकल के आते हैं ना, फिर हमें लगता है अरे अब तो हम बड़े हो गए हैं। बट वो बड़ा होना कई बार महंगा पड़ जाता है, तो केयरफुली सबको करना है काम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया बच्चे, जो बिल्कुल ही प्योर एसिड है। और डिल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर मिक्स होता है। ठीक है, उसमें वाटर अमाउंट में हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ एसिड में ज्यादा सारा वाटर डाल देते हैं। वाटर डालते हैं, वाटर काफी हाई अमाउंट में ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये डिल्यूटेड है। तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिल्यूशन की अगर हम बात करें, जनरली बेटा इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जब हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 था। ठीक है ना, हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू 1 किसके लिए पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखो, जब एसिड जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, यानी वो डाइल्यूटेड होगा, तो क्या होता है कि फिर वो अपने आयंस में इजिली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, HCl को भी अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है ना, मींस आयंस में इजिली टूट जाता है। और अगर आयंस में टूटता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करती है, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन इट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी बोल रहे हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की जो अल्फा की वैल्यू बेटा डिक्रीज होती है, कब, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद अ कॉमन आयन इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है ना, इफ द इट इज द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कब कब डिक्रीज होगी, जब आप उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्लियर है ये बात सबको? यस, इज इट क्लियर? देखो एक बारी फिर से हम, हाँ इस फिर से हम देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट हमारा क्या होता है बेटा, कि डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी यानी अल्फा वैल्यू का डिक्रीज होना, कब, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जब हम उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट मे अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। जब भी कोई सब्सटेंस ऑलरेडी सोल्यूशन में होता है, तो वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है किसको, डिसोसिएशन ऑफ अनदर सब्सटेंस को, किसी दूसरे सब्सटेंस की डिसोसिएशन को भी इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वही बात हुई ना कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या कर रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक सेकेंड।
यस, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा हमारे पास, जब भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में बेटा, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है डिसोसिएशन ऑफ अनदर सब्सटेंस को। कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, वो दूसरे सब्सटेंस की डिसोसिएशन को जरूर इफेक्ट करेगा। और किस वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो कॉमन आयन इफेक्ट में हमने यही पढ़ा ना कि पहले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को डिक्रीज किया, कब, जब हमने उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। यानी कि कोई सब्सटेंस अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, उसके डिसोसिएशन को इफेक्ट करता है। किस वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अब कॉमन आयन इफेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे। कॉमन आयन इफेक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे, कि जब भी कोई कॉमन आयन, ठीक है, वो कॉमन आयन का क्या मतलब है बेटा, ये नहीं कि HCl में आपने कुछ और ही डाल दिया, उसके पास पहले से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन थे ना, तो आप उसमें कोई ऐसा आयन ही डालोगे जो सेम हो। यानी कि एन आयन दैट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन, या तो आप और H पॉजिटिव डाल दो या फिर Cl नेगेटिव डाल दो, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या डिस्क्राइब करते हैं, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कब, जब कोई कॉमन आयन हम उसमें ऐड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी जनरली सोल्यूबिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। वो उसकी सोल्यूबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी कि कॉमन आयन क्या हुआ, कॉमन को हम क्या बोलते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10 बच्चे कॉमन है। कॉमन का क्या मतलब है, कि वो 10 के 10 बच्चे फुल बटा फुल मार्क्स लाते हैं, वो मेरे लिए कॉमन है। तो मीन्स कॉमन आयन भी क्या होगा, एक आयन जो ऑलरेडी है सॉल्यूशन में, फिर से उसको डालना, ठीक है ना। आयन दैट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन, और फिर हम उसको थोड़ा सा और ऐड करें। जैसे अगर HCl था, तो H पॉजिटिव ऐड कर दो और थोड़ा, या Cl नेगेटिव को ऐड कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट कैसे डिस्क्राइब करता है इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम में जब भी हम कोई और आयन ऐड करेंगे, तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। सो दिस वुड बी द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ यहां तक ये सबको? यस, इज इट क्लियर? यस मैम। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3। मैं पोल रेस करती हूँ, आपको बताना है इनमें से कॉन्जुगेट बेस HNO3 का क्या होगा। आई एम रेजिंग अ पोल, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। Yes, go for it. What is the conjugate base of HNO3? फटाफट से पोल में आंसर करो, ओनली वन आंसर आई गेट। वेरी गुड, 2 आंसर आए हैं, दोनों करेक्ट हैं, वेरी गुड। नो, एक बच्चे ने गलत कर दिया, ध्यान से बेटा। वेरी गुड, गो फॉर इट। देखो कैसे वोट्स आ रही हैं, 1 वोट टू दिस, 5 वोट्स टू दिस एंड 3 वोट्स टू दिस। HNO3 बेटा एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो वो हमें H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन देगा, ठीक है ना। इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये चीज बनेगी, NO3 नेगेटिव बनेगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। सो व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होगा हमारा, NO3 नेगेटिव। यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस, ये सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
यस ओके, मैम। तो ये आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस?